मिर्ज़ापुर 3 में इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर बोलो कि मैं एक्टर हूँ तो लोग मजाक बनाने लगते थे, वो करते थे ना। तो हर बार मैं सोचता था कि आज कुछ नया बोलूँगा। अब पूरे रास्ते वो करूँगा कि मैं एक पेट्रोलियम कंपनी में काम करता हूँ। जब एक्टिंग सीख रहे थे तो ऐसा होता था ना, दारू का सीन मतलब बच्चन साहब जैसा करना है ना। दुख का सीन मतलब दिलीप साहब जैसा करना है। 2 सीन 4 सीन मिलते थे, मना कर देता था, मुझे नहीं करना। तो 5 साल तो मैंने एक्टिंग ही नहीं की थी। छोड़ा थे आप? और मैं छोड़ाए थे वो गलियाँ। मैंने विदा कर हो गया था पहले ही मेरा। तो 2005-6 टाइप की बात है। लक्ष्य सारे सीन किए थे मैंने, ऋतिक रोशन के साथ थे मेरे। 4 सीन थे और एक भी सीन नहीं बचा मेरा उसमें। एक वक्त था जब वेनिटीज होती ही नहीं थी। ये बड़े बड़े स्टार सारे, राजेश खन्ना हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, वो रोड पे ही कपड़ा लगा के कपड़े चेंज करते थे और एक ज़माना अलग आ गया। कान एक फ़िल्म फेस्टिवल होता है, नाम सुना होगा आपने, बहुत बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फ़िल्म फेस्टिवल होता है। तो वहाँ पे आपकी फ़िल्म चली गई तो समझिए कि मौज आ जाती है। तो एक फ़िल्म है वहाँ पे चल चुकी है, अब वहाँ से चल के इंडिया में आई है। 28 जून को रिलीज़ हो रही है। नाम है कुकी। उसकी स्टार कास्ट, उसके प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या है फ़िल्म और कान में कैसा रिस्पांस रहा और अभी कैसा रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेलर रिलीज़ हो गया, इसका टीज़र आया था आज ही ट्रेलर रिलीज़ हुआ अभी कुछ देर पहले। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस आज ही ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। 11:30 को हमने ट्रेलर रिलीज़ कर दिया अभी। तो कैसा रिस्पांस रहा कान में? पहले तो कांस में हमको बहुत ही अच्छा अनुभव है, क्योंकि वहाँ पे हमारा फिल्म जब स्क्रीन हुआ तो सारे दुनिया भर के बहुत सारे जाने माने फिल्म क्रिटिक्स, जाने माने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, उन लोगों ने देखा फिल्म। क्योंकि मर्चेडो फिल्म में हमारी फिल्म थी तो ये इट वाज नॉट फॉर जनरल पब्लिक। सो सारे फिल्म के साथ से जुड़े हुए लोगों ने देखा है, तो उन लोगों का अनुभव बहुत ही अच्छा है। फिल्म देखने के बाद उन लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है। सबने एक साथ एक ही बात बोला है कि जो सब्जेक्ट मैटर है हमारे फिल्म का, कुकी का, तो ये सब्जेक्ट मैटर है जो यूनिवर्सल है। तो कितना पैसा लगता है फिल्म दिखाने वहाँ कान में? मुझे तो 1 पैसा नहीं लगा। अच्छा। हाँ, वो उसमें नहीं लगा। हमने सबमिट किया था, मैंने प्रोड्यूसर के हिसाब से मैंने सबमिट नहीं किया। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो है मुंबई के, तो डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने सबमिट किया था। तो उन डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का मतलब उन लोगों का वो अलग से ही एरिया होता है, उन लोगों का है एफिलिएटेड डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग हैं, तो इसलिए उन्होंने सबमिट किया। तो सबमिशन के बाद सिलेक्शन होता है। कोई भी फिल्म आप नहीं दिखा सकते हो उसमें, तो उन लोगों का सिलेक्शन कमेटी होती है। तो सिलेक्शन कमेटी सब्जेक्ट मैटर देखता है, फिल्म का कैसा मेकिंग है वो भी देखते हैं। तो वो देख के वो लोग सिलेक्ट करते हैं किस किस फिल्म को स्क्रीनिंग दिया जाए। तो मेरे फिल्म को फॉर्चुनेटली स्क्रीनिंग मिल गई थी वहाँ पे। तो पहले एच हॉल में हमारा फिल्म स्क्रीन हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने देखा और सराहा। तो ये खुशी की बात है मेरे लिए। रितिशा, आपके लिए कितनी खुशी की बात है ये कि इस मतलब छोटी उम्र ही कहूँगा मैं तो मतलब मैं एक वैसी बात है ना, मुझे यहाँ पे सब कहते हैं कि बहुत छोटे हो तुम तुम्हें देख के लग रहा है कोई तो है कि जो छोटा है मुझसे तो अभी क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कान में और इस फिल्म को करने का? चूँकि ये एक रेप विक्टिम की कहानी है और उस रोल को निभाना वो कैसा था? थोड़ा सा वैसा होता ना कि मेंटली, जैसे होता ना कोई रोल आप कर रहे हैं, नॉर्मली कर लिया, थोड़ा इंटरलाइज करना किसी रोल से निकलना फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ होता है। तो कैसा था वो प्रोसेस? पहले तो हम लोगों को कैन फिल्म फेस्टिवल में जाने का जो अपॉर्चुनिटी मिला, इट वाज एक्साइटिंग और बहुत नर्वस भी थी मैं, क्योंकि उधर मुझे रेड कार्पेट के में वॉक करने का चांस भी मिला, जो आई मीन मेरे लिए 18 इयर्स में बहुत बड़ी चीज़ है। एंड पर उससे भी ज़्यादा आई थिंक द ऑडियंसेस रिएक्शन, वो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि स्क्रीनिंग होने के बाद मैं तो बोल रही थी कि अब तो सब लोग चले जाएंगे, हो गया मूवी, क्या अच्छा लगा बुरा लगा क्या होगा, पर क्रेडिट्स भी रोल हो रही थी और कोई उठ के जा नहीं रहा था। सो आई वॉज इवन मोर नर्वस कि क्यों उठ के जा नहीं रहे वो लोग कुछ बुरा बोलने के लिए वेट कर रहे हैं क्या। और तब मैं ऐसे मैंने पीछे मुड़ के देखा एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ ऑडियंस क्राइंग। तब मुझे बहुत एक इमोशनल एक्सपीरियंस वो मुझे उधर फील हुआ। एंड
तब पता चला कि मूवी में कुछ तो है जो इम्पैक्ट कर रही है ऑडियंस को। क्योंकि जब मूवी की शूटिंग चल रही थी तब जो कैरेक्टर है कुकी की कैरेक्टर वो टफ़ थी मेरे लिए, क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म है और इट वाज अ लिटिल ट्रॉमेटाइजिंग, क्योंकि फॉर्चुनेटली जो कुछ कुकी के साथ हुआ है वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। सो टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग। और इसमें कुछ रियल लाइफ के भी रेशे हैं क्या, मतलब रियल लाइफ से कुछ कहानी उठाई गई क्या? मतलब ये तो आधार पर ये तो रियलिटी है, ये इट्स नॉट अ बायोपिक किसी की, बट इट इज़ रियलिटी। सबके साथ बहुत ऐसे न्यूज़ हम लोग देखते आ रहे हैं, पर कुछ टाइम लगा, आई थिंक 4 months टू फुल्ली फॉरगेट कुकी, क्योंकि उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी। मैं तब 10th दे के शूटिंग किया था, तो 11th 12th भी तो करना है, तो तभी भी रात को बुरे सपने आए थे। पर इट्स ऑल गुड नाउ, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता चली कि अगर कुकी की कैरेक्टर प्ले करने के बाद भी मुझे इतना ट्रॉमेटाइजिंग लगा, तो असली में जो कुकी है उनके लिए कितना टॉर्चरस रहा होगा ये एक्सपीरियंस, और वो कितने स्ट्रॉन्ग है। सो उनके लिए मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट आ गई। सो इट्स ऑल वर्थ इट इन दी एंड। कितने परसेंट है 12th में? नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया। नहीं, इसी बार 12th दिया है मैंने। सर आप बताइए कि मतलब बहुत सारे आपने फादर्स, जितना मतलब मैं देखता हूँ मिर्ज़ापुर या सिलेक्शन डे की, मैं भी आपको उससे पहले भी बात कर रहा था, सिलेक्शन डे की या पगलेट या फिर अन्य बहुत सारे में आपने फादर का रोल है। इवन दिल्ली क्राइम में भी आप, वो अलग बात है, आपका कुछ रोल अलग है, फादर भी हैं आप। तो ये कैसे अलग था, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है दूसरे कैरेक्टर्स को लेके, क्योंकि आपको उसे संभालना है, चीज़ें करनी है, बहुत बहुत कुछ होता है। तो हाउ वाज दैट? देखिए, मैं जो इसके डायरेक्टर हैं प्रणव, उनसे बहुत वक्त से टच में था। वो आइडिया जब डेवलप कर रहे थे तब से मुझसे वो जिक्र कर रहे थे इसका, और उन्होंने मुझे जो वन लाइन दिया था वो जो बड़ा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग लगा था। उन्होंने मुझे जो मेरे कैरेक्टर के लिए वन लाइन दिया था वो दिया था कि जैसे मैंने वकील के किरदार किए हैं कई दफ़ा, इवन मिर्ज़ापुर के अलावा भी वकील किरदार किए हैं, तो ये भी वकील का ही किरदार है। लेकिन ये एक ऐसा है जो मुझे सोच के बड़ा अजीब लगा कि अगर एक बाप है जिसकी बेटी का रेप हो जाए और वो केस वही लड़ रहा हो, तो क्या डिटेल्स में उसको जाना पड़ेगा और उनको सहन करना पड़ेगा। तो दैट वाज द मतलब इनिशियल क्या कहना स्टिमुलेंट फॉर मी। 2 लेयर्स थी। हाँ, ये वाला था। हालांकि उस वाले एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज में था, और बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया इस फिल्म में, है ना। लेकिन मेरे लिए वो एक वो तुरंत जिसको कहते हैं ना कि हाँ यार करते हैं, ये वाली बात थी। मतलब ऐसा कुछ, अभी फिल्म बंदा आई थी ना मनोज वाजपेयी की, ऐसा कुछ कैरेक्टर उनका भी था, कुछ शायद, बस वो फादर नहीं थे। हाँ, फादर नहीं थे बंदा में, और मतलब वो एक वकील और एक साथ एक समाज सेवक, दोनों का काम था वो। और इसका काफ़ी पर्सनल है ये। हालांकि एक मोमेंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि यार ये पर्सनल से ऊपर उठ जाता है ना, जब आपको हर किसी का दर्द दिखाई देने लगता है अपनी बेटी के थ्रू। तो मतलब एक राजेश तेलंग जिन्होंने इतना सारा काम किया है, जिन्होंने NSD से बाकायदा ट्रेनिंग ली है, किसी किरदार को कैसे निभाया जाए, तो वो कैसे अप्रोच करते हैं किसी किरदार को जब उनके पास सबसे पहले कोई स्क्रिप्ट आती है या कोई जैसे मान लीजिए वन लाइनर दे दिया उन्होंने, तो वो कैसे अप्रोच करते हैं? क्योंकि सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। बहुत क्लीशे सवाल है, लेकिन पूछा जाना ज़रूरी है। जो लोग देखते हैं फिल्म में उनको ये नहीं पता ना कि क्या किया होगा, इसके पीछे क्या मेहनत रही हुई, कैसा रहा होगा। देखिए, ये मतलब ये सवाल हर चरित्र पे डिपेंड करता है कि हर चरित्र की तैयारी अलग होती है। हर चरित्र समान रूप से तैयार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि आपको स्क्रिप्ट को बाइबल मानना पड़ता है कि सारी दुनिया ये है, इस दुनिया में ही आपको खोजना है अपने चरित्र को। फिर आपको ये खोजना है कि इस चरित्र में मेरे से क्या समानताएं हैं और मेरे से क्या असमानताएं हैं। जो समानताएं वो आसानी से आ जाएंगी, और असमानताओं के लिए आपको उसका जो मेंटल फ्रेमवर्क है उसको बनाना पड़ेगा अपने अंदर ना, कि विचारधारा में परिवर्तन है जो आपके अंदर सोच बनानी पड़ेगी। उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी आप सोचते हैं, बनाते हैं, कुछ फिल इन द गैप्स करते हैं, या कोई चरित्र है उसका प्रोफेशन क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
उसको समझते हैं। कोई अगर स्किल एक्वायर करनी है आपको किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, जैसे बंदिश बैंडिट में आपको म्यूजिशियन बनना है, या सिद्धार्थ में चेन रिपेयरिंग का काम सीखना है, या इस तरह के, तो वो तो ऐसे करके हर चरित्र की अलग अलग है। लेकिन अगर आपकी अभिनेता की तैयारी अच्छी हो तो चरित्र की तैयारी थोड़ी कम होती है। जब यहाँ पे थे, दिल्ली में थे, तब कैसी तैयारियाँ करते थे आप लोग? क्या होता था मतलब कुछ अलग अलग, जैसे राजकुमार राव कहते हैं, हम लोग अतरंगी चीज़ें करते थे इधर उधर, कुछ वैसा करते थे आप लोग? अनूप सोनी वगैरह थे ना आपके बैच में, 93 बैच? हाँ नहीं नहीं, वो तो एक क्या है ना कि एक्टर का जॉब है ना 24/7 है ना। आप 9 to 5 एक्टर समझोगे तो नहीं होगा। 24 घंटे वो ख्याल चलता रहता है, 24 घंटे आपके विचार आते रहते हैं। कोई भी चीज़ आपकी किसी एक्सप्रेशन से मेरे को अच्छा हाँ ये चीज़ हो सकती है, या कोई भी ख्याल, तो आप वो जागरूकता ऑब्जर्वेशन की तो रखनी ही पड़ती है। हंसी मजाक में बहुत सारी चीज़ें करते थे कि आप किसी दुकान में गए और आपने ये करना शुरू किया कि मैं चलो इसको कन्विंस करता हूँ कि मेरे पास काम नहीं है, मुझे नौकरी पे रख लो, है ना। तो ये इस तरह की एक्सरसाइजेज कभी कभी, मैं जैसे पहले ट्रेन में बहुत आया जाया करता था, बॉम्बे से दिल्ली ना, स्ट्रगल के दौरान पश्चिम एक्सप्रेस से, 3rd क्लास स्लीपर में, तो उसमें हमेशा कोई भी आपके बोलने, ना तो आप एक्टर बने हो ना आपकी बोलने की हिम्मत होती है कि आप एक्टर हो, तो आप अगर बोलो कि मैं एक्टर हूँ तो लोग मजाक बनाने लगते थे और वो करते थे ना। तो हर बार मैं सोचता था कि आज कुछ नया बोलूँगा, अब पूरे रास्ते वो करूँगा कि मैं एक पेट्रोलियम कंपनी में काम करता हूँ उसको कन्विंस करूँगा कि मैं करता हूँ चाहे तो ये एक मतलब इस तरह की मजाक वाली चीज़ें, मज़ेदार चीज़ों से के तरीके भी एक्टिंग, लेकिन एक्टिंग की जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो भी करते रहते थे। आप न्यूयॉर्क, हाँ, फिल्म एकेडमी से कोई कोर्स भी किया आपने? हाँ। वहाँ पे क्या अलग होता है? एनएसडी वाला कोई बंदा है हमारे साथ, उनसे बहुत लोगों से मिलते रहते हैं। क्या होता है न्यूयॉर्क में, क्या पढ़ाते हैं? मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में ऑनलाइन कोर्स किया था, तो उधर कोविड के दौरान किया था क्या? हाँ एक्चुअली जाने का मन था पर नहीं हुआ, बट इट वाज वर्थ इट, क्योंकि बहुत कुछ एक्टिंग के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, और मेरा एज भी नहीं था कि मैं वो इंस्टीट्यूशंस में जाके अभी कोर्स करूँ, पर उधर कुछ कुछ सिखाया। कभी कभी हम लोगों को एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट दोनों रोल में सेम डायलॉग बोलने के लिए बोला, एंड मेरी जो टीचर थे वो हीथ लेजर के साथ उन्होंने काम किया है, सो उन्होंने भी बहुत कुछ मुझे सिखाया। ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं था, पर आई थिंक कैसे एक कैरेक्टर, मतलब द इनिशियल स्टेजेस, एक कैरेक्टर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, हाउ टू इंटरनलाइज द कैरेक्टर, बेसिक स्टेजेस वो कोर्स में मैंने सीखी। तो मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, रितिशा के साथ मैंने काम किया इस सीरीज़ में, और मैंने फिल्म का रफ कट भी देखा है। रितिशा ने कमाल का काम किया है, चाहे इसने न्यूयॉर्क एकेडमी से ऑनलाइन कोर्स किया हो, ऑफलाइन कोर्स किया हो, वो कोई मायने नहीं रखता। इसका काम बोलता है, इसका काम सच में बोलता है, एंड वेल डन। थैंक यू सो मच। आज जो है, आज एक्स्ट्रा मिठाई खा लेना जाके अच्छा, नहीं खाती है? नहीं, मिठाई मतलब ऐसे बात नहीं है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मैं चिप्स खा लेती हूँ चिप्स है, चीट मील। चीट मील चिप्स है, चीटिंग क्या, कुछ डाइटिंग ही नहीं है एवरी डे अच्छा लगता है चिप्स। मिठाई ज़्यादा स्वीट हो जाती है मेरी तो बतौर प्रोड्यूसर इस प्रोजेक्ट से जुड़ना, मतलब जो कि सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, जैसे बार बार, मतलब सेंसिटिव तो ठीक है, बहुत सारी फिल्में बनती हैं, पर फिर भी बैक करना थोड़ा सा वो होता है। एक होता है ना कि किसी भी फिल्म को आप, एक ऐसी फिल्म को बैक करें आप जो कमर्शियल हो और लोग देखे जाके थिएटर में, ये थोड़ा सा अलग तरह की फिल्म है, तो वो बैक करना कितना कैसे होता है, कहाँ से अंदर से कुव्वत आती है? तो एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम ए लॉयर। सो जब मैं बचपन में कॉलेज में पढ़ रही थी, क्लास 11-12 में, तभी से मैं थोड़ा सा वुमेन राइट्स के लिए मतलब काम कर रही थी, तो सोशल वर्क कर रही थी। तो मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि करना चाहिए, ऐसे नहीं, मेरे अंदर से आता है कि कुछ करूँ। तो तभी मैंने कुछ ऐसे विक्टिम्स के साथ मेरा मतलब टच में रही हूँ। मैं उन लोगों से मिली, उनका दर्द मैंने देखा है अपने आँखों से।
मैंने फील किया है। तो फिर बाद में जब मैं लॉयर बनी तब भी मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस में असिस्ट किया है गवर्नमेंट प्लीडर को। तो मैंने मतलब तभी वो केस स्टडी के दौरान भी मैंने ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स को जानने का मुझे मौका मिला। तो ये सब देख के मेरे दिल में ये था कि नहीं, आई शुड डू समथिंग फॉर ऑल दिस पीपल। सो इन लोगों का पेन को मतलब समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो ये स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट एंड आउटलाइन था वो मैं लिख के रखी थी। तो मैंने सोचा था कि कभी बनाऊंगी इसके ऊपर। मेरी बनाने का जुनून अंदर से था। ऐसा नहीं है कि मुझे फ़िल्म बना के पैसा कमाना है, इस हिसाब से नहीं है। मुझे कुछ करने का जुनून था इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो फिर मैंने जब डायरेक्टर प्रणब आके मेरे से मिला, तो वही जो आपने अभी बताया कि वो कमर्शियल करने के लिए आया था मेरे पास, कि उसका भी डेब्यू फिल्म है, वो भी कुछ रोमांटिक फिल्म करना चाहता था। फिर मैंने प्रणब को बोला कि ये है मेरा स्टोरी, तो तुम इस स्टोरी के ऊपर कुछ कर सकते हो कि नहीं। तो उसने कुछ समय मांगा मेरे से, 2-3 महीने। उसके बाद वो आके बोला, मैडम मैं तैयार हूँ, मैं करूँगा ऐसे बोला। सो इसको डेवलप करो, इसमें स्क्रिप्ट लिखो और आगे बढ़ो। फिर मैंने उसको बोला, फिर उसने भी मुझे बोला बहुत बार, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने भी मुझे बोला कि ये ऐसे सब्जेक्ट में क्यों रिस्क ले रही हो, तुम्हारा पैसा तो वापस आएगा नहीं, लोग तो देखेंगे नहीं। तो मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। बात यह है कि एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से फील करके फिल्म देखो। आजकल ये माहौल नहीं है कि खाली नाच गान डिसुम डिसुम देखने के लिए लोग थिएटर में जाते हैं। ये माहौल अभी नहीं है। फ़िलहाल जो फिल्म हिट हुई है सिनेमाज में, वो हमको वही मतलब वो फीडबैक दे रहे हैं कि लोग आजकल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फ़िल्म का सब्जेक्ट मैटर किया है, फ़िल्म से कुछ मैसेजेस है कि नहीं, सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं। ये सब बातें मायने रखती है आजकल। और मैं बोलती हूँ कि फिल्म इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया है। वो आपको दिलो दिमाग में असर करती है एक फ़िल्म। तो इसलिए फ़िल्म का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम मतलब कुछ सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल काम करें फ़िल्म के ज़रिए। तो अभी जैसे कि आप 3 इडियट्स देखने के बाद एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही सबका नज़रिया बदल गया। इस तरह का काम होता है। मतलब एक फ़िल्म देखने के बाद, अभी 12 फेल देखने के बाद हमारा बहुत सारे ओपिनियंस चेंज हो गए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि कुकी देखने के बाद भी सोसाइटी में, प्रशासन में, न्याय व्यवस्था में, हमारे दिलो दिमाग में एक असर तो पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने बोला कि मतलब लोग सिर्फ डिशुम देखने नहीं जाते हैं, चीज़ें नहीं करते हैं। इस पे थोड़ा सा मुझे आपत्ति है। इस पे मैं सर से पूछूंगा कि मतलब सिर्फ बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो ज़्यादातर तो वही हिट हो रही हैं आजकल। आप 2000 जब मतलब एक बोला कि बॉलीवुड का वैसा डाउन फेज़ आ गया, फिर आपकी पठान आई, जवान आई, गदर 2 आई, फिर एनिमल आई, और पूरा मतलब इस तरह की। इवन अभी जैसे मैदान आई तो उतनी हिट नहीं हुई जैसा उसे होना चाहिए था। इट वाज अ गुड फिल्म, ठीक है। या अभी चंदू चैम्पियन चल रही है, इट इज़ अ गुड फिल्म। तो मतलब ये तो एक वैसा क्या ऑडियंस वैसी फिल्में ही देखना पसंद कर रही है। 12 फेल और इस जैसे 1-2 फिल्म, हाँ लापता लेडी, ये तो एक्सेप्शन है। ये 2 एक्सेप्शन है उन पे। मैंने ये एक्सेप्शन है, ये मैं इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो क्या ऑडियंस ज़्यादातर ऐसी फिल्में ही देखना पसंद करेगी? OTT के आने की वजह से ज़्यादा ऐसा हो गया क्या? नहीं, बीच में देखिए जो फिल्मों का जो क्या थिएटर में हश्र हुआ, वो मेरे ख्याल से OTT की ये कोविड के दौरान जो आदत हो गई, बाहर निकलते हुए लोग डर रहे थे, उससे हुआ। लेकिन अभी मुझे ये समझ में आता है कि ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि OTT और सिनेमा को कोई झगड़ा हो, ये अपना स्पेस बना लेंगे। खंगाल की जगह बन गई है, धीरे धीरे खंगाल लिया है और थोड़ी अलग जगह बन गई है ना। और फिल्मों में भी अलग अलग जगह है कि मुझे लगता है फिल्म में बड़ा भव्य देखने की इच्छा होती है ना। आप बड़े स्क्रीन में जाते हैं तो भव्य भी चल रहा है, जैसे कि पठान वगैरह फिल्में। अभी जैसे ये छोटी फिल्में भी चल रही हैं। अभी जैसे ये फाइटर आई या फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये नहीं चली। हाँ, तो वो तो अच्छा कंटेंट होगा जो चलेगा। चाहे आप मतलब जिसको एस्केपिस्ट सिनेमा बोलते हैं, उसमें भी आप एस्केप तो करवाओ हमको यार। अगर एस्केप नहीं कराओगे तो कौन देखेगा? इधर हाल फिलहाल में होने को राजी है लोग। इधर हाल फिलहाल में कौन सी फिल्में देखी आपने? मतलब लापता लेडीज देखी, 12 फेल देखी, 2 ही फिल्में देखी। बहुत सेफ खेल रहे हैं आप। सीरियसली नहीं देखी मैंने। अच्छा, कोई फिल्म नहीं देखते आप थिएटर जाके? बहुत कम देखता हूँ अच्छा। फिल्में, और इवन टेलीविज़न, ये टीवी तो बिल्कुल ही नहीं देखता।
और OTT का भी बहुत कम काम देखता हूँ। अपने भी खाली खुद के सीन्स देख लेता हूँ ताकि कोई पूछे तो बता पाऊँ। तो मिर्ज़ापुर वगैरह देखिए ज़्यादातर फिक्शन देखना पसंद नहीं करता, कम करता हूँ। मैं ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ और बाकी चीज़ें देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ मेरी एक्टिंग में के जो रेफरेंसेस है ना, वो लाइफ से आए हैं, ना कि आर्ट से आए हैं। अदरवाइज ज़्यादा देखने पे होता है, अरे मतलब जैसे शुरुआत में हम लोग जब एक्टिंग सीख रहे थे तो ऐसा होता था ना, दारू का सीन मतलब बच्चन साहब जैसा करना है ना, दुख का सीन मतलब दिलीप साहब जैसा करना है, अपने दुख जैसा नहीं करना। और मैं इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं आप कि जो मेरा वो एक्टिंग है वो आर्ट से नहीं, वो उससे लाइफ से आए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो रेफरेंसेस क्या है कि जब मैं कम देखता हूँ सिनेमा, बहुत ही ज़रूरी फिल्में देखता हूँ, ज़रूरी काम देखता हूँ, तो होता क्या है ना कि मेरे जहन में ज़्यादातर वो रहता नहीं कि आपका रेफरेंस, योर आर्ट शुड नॉट बी अ रेफरेंस फ्रॉम एनी अदर आर्ट ना, इट शुड बी, मतलब लाइफ शुड बी योर रेफरेंस फॉर आर्ट। और लाइफ तो सबकी अलग अलग होती जिंदगी को देखने पे होता है, तो कोशिश ये रहती कि मतलब कोई भी चरित्र है तो उसका सुख दुख मुझ में दिखाई देता है, या मेरे पास पड़ोस में दिखाई देता है, या मेरे चाचा ताऊ में दिखाई देता है, तो उनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ना कि किसी ग्रेट एक्टर को। अच्छा, मतलब जैसे रोने होने का सीन होता है, दुख का वैसा टाइप का सीन होता है तो हाँ, मतलब अगर मान लीजिए वैसा सीन होता है तो क्या उसमें क्या सोचते हैं उस समय, या उसी किरदार में एकदम, जैसे कई लोग ऐसा प्रोसेस होता है उनका कि उस कि आपके साथ अपनी लाइफ का कुछ सोच लेते हैं, फिर उस समय रोना आ जाता है उस टाइप का, या फिर इसको स्टानिस्लावस्की की एक्टिंग मेथड भी है ना, उसमें भी इसको इमोशनल सब्स्टिट्यूशन कहा गया है कि यू इमोशनली सब्स्टिट्यूट एन इमोशन, है ना। कि मतलब अब जैसे मेरे को एक सीन करना है कि अगर फिल्म में मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और रोना है मुझे, लेकिन ज़िंदगी में तो नहीं हुआ है, लेकिन ज़िंदगी में पिताजी का हुआ है, तो मैं उस को याद कर सकता हूँ, लेकिन तो वो वहाँ पे पता नहीं चलेगा, क्योंकि सिनेमा में कॉन्टेक्चुअली चीज़ दिखाई देती है ना। पिता के बहुत करीब थे, मैंने देखा आपको सोशल मीडिया देख रहा था, बाल वाल काट रहे थे आप। हाँ, अभी रहे नहीं, 2 साल हो गए, लेकिन वो बाहर से बाल कटवा के आते थे बहुत ही बेकार से, पता नहीं किस नाई के पास चले जाते थे। फिर मैंने कहा कि मैं काटूंगा आपके, है ना। फिर यूट्यूब से मैंने बाल काटना सीखना शुरू किया, और कोविड की वजह से और था कि बीमार ना पड़े, तो मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद वो कभी नहीं जाते थे कहीं बाल कटवाने, मैं ही काटूंगा, तो उनके हमेशा मैं बाल काटता था। अच्छा, मतलब कब ऐसा लगा कि अब वैसा काम ढूंढने नहीं जाना है, अब तो सिर्फ ऐसा करना है कि अब लोग आने लगे हैं वैसा टाइप, कब लगा ये लास्ट टाइम जब कुछ काम किया? हाँ, लोग आने लगे हैं वो तो हुआ, लेकिन काम की चाहत, अच्छे काम की चाहत तो अब भी है ना। नहीं वो तो है, पर मेरा ये कहने का है कि जब ऐसा कौन सा काम कर लिया आपने, आपको लगा कि नाउ यू हैव अराइव्ड टाइप? मतलब ऐसा तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो सिद्धार्थ फिल्म आई, उसने मेरे सारा परिवर्तन लाया है। अदरवाइज़ तो मैं NST में पढ़ा रहा था, बॉम्बे छोड़ के आ गया था, और 2 सीन 4 सीन मिलते थे, मना कर देता था, मुझे नहीं करना। तो 5 साल तो मैंने एक्टिंग ही नहीं की थी। छोड़ा थे आप? बॉम्बे छोड़ाए थे वो गलियाँ। मैंने विदा कर हो गया था पहले ही मेरा। तब दूरदर्शन वगैरह में काम करते, उसके बाद फिर? हाँ, उसके बाद मैं बॉम्बे छोड़ाया था। मैंने 7-8 फिल्में भी की थी, बट मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं तक्षक, देव और मंगल पांडे, तो 2005-06 टाइप की बात है। लक्ष्य मैं भी किया था, एक भी सीन बचा नहीं मेरा, 4 सीन उड़ गए मेरे। लक्ष्य के सारे सीन? हाँ, एक भी सीन नहीं था मेरा उसमें, लेकिन सारे सीन किए थे मैंने। ऋतिक रोशन के साथ थे मेरे, 4 सीन थे, और एक भी सीन नहीं बचा मेरा उसमें। पता चला क्यों उड़ा दिया? वो मुझे मालूम नहीं, मेरे पास लेटर आया था इनका, फरहान अख्तर, रितेश अदवानी, इनका, सो नाइस ऑफ देम, कि उन्होंने अपॉलोजी लेटर भेजा था मुझे। वो आज भी रखा हुआ है मेरे पास, कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर परफॉर्मेंस बट द लेंथ ऑफ द फिल्म। तो वो मैं मानता हूँ लेंथ ऑफ द फिल्म होगा कारण, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर अपने पैसे क्यों लगाएगा 4 दिन की शूटिंग करके, अगर उसको नहीं रखना है। नहीं रखना है तो कैसे थे उस समय ऋतिक रोशन, कैसे थे? बहुत सही था। मैंने बड़ा अच्छा लगा था उनके साथ काम करके, और बड़े अकोमोडेटिंग थे, क्योंकि सेम डे मेरा कोई और शूट था और डेट फंस रही थी, तो ही एडजस्टेड दिस टाइमिंग फॉर मी। हाँ, क्योंकि मेरा अगला शेड्यूल बच्चन साहब के साथ था, तो शायद उस इज्जत में किया होगा, लेकिन
देव फिल्म भी उसी समय चल रही थी। हाँ एक साथ कई फिल्में उस समय करते थे, अब तो शायद एक एक ही करते हैं तो। नहीं, अब मिलती हैं जितनी करता हूँ यार। कोशिश रहती है कि एक वक्त में एक काम चल रहा हो ताकि आप कंसंट्रेट कर पाएँ। और पहले इतने बड़े रोल नहीं करता था ना, रोल थे, तो 2-4 दिन हाँ, तो जिधर पैसा तो जहाँ पैसा मिल जाए, जहाँ पे कोई संबंध बन जाए, है ना। भटक रहे थे कटोरा लेके तो उस समय, मतलब मैं एक फिर अभी इधर आऊँगा, इसमें से एक जुड़ा मुझे सवाल। हाँ हाँ, मैं थोड़ा तो मैं फिर भी हाँ, मतलब मुझे ये पूछना है कि उस समय का स्टार कल्चर और आज का स्टार कल्चर क्या डिफरेंस है? क्योंकि अभी कहते हैं ना कि उस दिन मतलब अनुराग कश्यप भी बोल रहे थे कि इन लोग की फ़ीस उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अन्य लोगों से मैं बात करता तो कहते हैं स्टाफ इतना ज़्यादा लेके चलते हैं ये लोग, 15-20 लोग होते हैं साथ में स्टाफ में, उसी से सारा प्रोड्यूसर परेशान हो जाता है, पैसे की दिक्कत होती है। अभी और तब भी ऐसा था या अब ऐसा होने लगा है? नहीं, देखिए पुराने जो हमारे वक्त से भी पहले, मैंने तो वो वक्त देखा ही नहीं। एक वक्त था जब वैनिटीज़ होती ही नहीं थी। ये बड़े बड़े स्टार सारे, राजेश खन्ना हो चाहे अमिताभ बच्चन हो और कोई भी, वो रोड पे ही कपड़ा लगा के कपड़े चेंज करते थे चद्दर के पीछे, है ना। एक ज़माना वो भी था और एक ज़माना अलग आ गया, है ना। तो जो अभी फिल्मों में कॉरपोरेट कल्चर आया है ना, उससे फ़ायदा भी हुआ है क्योंकि पहले पैसे बहुत सारे मर जाते थे, लाला कल्चर था वो, है ना। तो पैसे आपके बहुत सारे डूब जाते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं थी, तामझाम नहीं था और ज़्यादा कनेक्ट था। अभी क्या है कि ज़्यादा प्रोफेशनल हुआ तो पैसे नहीं डूबते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फ्रिंज भी आ गया ना, तो मैं तो इसको फ़ायदे की चीज़ समझता हूँ कि एक कम से कम बहुत सारे आर्टिस्ट के जो पहले पैसे प्रोड्यूसर खा जाया करते थे, मेरे भी बहुत सारे खाए हैं लोगों ने। किसमें खाया अगर बता दें? बहुत सारे, मैं कितने गिनाऊँ इतने पैसे। एक आध गिना दी। नहीं, ऐसे नाम नहीं ले सकता क्योंकि अब 20 साल से ऊपर हो गया, सबको माफ़ कर चुका हूँ मैं। जैसे अभी पैसे की बात कर रहे थे सर, तो जब फिल्म करने जाते हैं तो ये जैसे कुकी जैसे फिल्म की, इसका ऑडिशन दिया, कैसा रहा? ऑडिशन दिया था, कितने ऑडिशन में कितना राउंड हुआ, कैसा रहा? या फिर सीधे सेलेक्ट हो गए थे? या पिछला कुछ काम देखा था जो आसमी है ना कुछ किया था, है ना, शॉर्ट फिल्म थी शायद, वो वेब सीरीज़ हाँ, इलीगल में थी ना, इलीगल में नहीं, उससे पहले भी किया है, एक शॉर्ट फिल्म थी जहाँ तक जो IMDb पे लिखा था, मतलब हो सकता है गलत भी लिखा, ओके हाँ। तो वहाँ वॉइस से मुझे याद है, वो जो कोर्स किया था वहाँ वॉइस ओवर का कुछ बेस्ट वॉइस ओवर का कुछ अवार्ड मिला था। नहीं, वो विंग्स ऑफ माइंड में एक शॉर्ट फिल्म थी वो सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए बनाई गई थी, तो उसमें मैंने वॉइस ओवर किया था। तो मुझे US से एक फिल्म फेस्टिवल से बेस्ट वॉइस ओवर का अवार्ड मिला था। अच्छा, ये बहुत भ्रामक खबरें लिखी होती हैं गूगल पे कभी कभी एम्बैरेस भी हो सकते हैं आप। नहीं कुछ नहीं। ने गूगल में ये चेक कर लिया राजेश तिलक नेटवर्थ, ठीक है। अब वो मुझे बहुत कंजूस कहता है। अच्छा। क्योंकि उसके हिसाब से, गूगल के हिसाब से मिलियंस में है ना। कितना है पता नहीं, देख लीजिएगा आप, बहुत ज़्यादा मैं चाहता हूँ उतनी हो मेरी। हाँ, बेटे ने यकीन करना छोड़ दिया मैंने। कि कह रहे हैं पापा पैसे नहीं देते, इतने इनका करोड़ों रुपए हैं, लाखों में, आप पैसे नहीं देते। हाँ, ये वाला है। नहीं, पर हाँ, वो एक्चुअली वॉइस ओवर में उधर मिला था। फिर इलीगल मैंने असम में एक वेब सीरीज़ की थी, उसमें मुझे हेयर शेव कर देना पड़ा, तो तब मैं आई थिंक 8th में थी, तो क्लास 8 में, तो मेरे इतने लंबे बाल थे तो मैंने सब टकलू बन गई मैं। घर वाले सब मान गए कि मतलब 8th में इतना डेडिकेशन था? 8th में मतलब ऐसे मन भी कर रहा था कि बाल काटी तो इतने सालों से लंबे होते आ रहे हैं, पर मैं रोई भी थी बहुत, क्योंकि खुद के बाल इतने टाइम अभी तक लंबे हो ही नहीं रहे। पर अच्छा लगा जब मैंने देखा सीन में, तब अच्छा लगा। और जो डायरेक्टर थे एंड द अदर एक्टर को प्रोड्यूसर, तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से कन्विंस किया, इसलिए हो गया। पर हाँ, उस काम को देख के आई थिंक प्रणब सर जो हमारे डायरेक्टर है, उन्होंने उनको अच्छा लगा।
उन्होंने अप्रोच किया, लकीली वेरी प्रिविलेज्ड मेरे लिए एक मोमेंट हो गया कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया। एंड फर्स्ट तो मुझे करना नहीं था क्योंकि आफ्टर आई हर्ड दिस स्टोरी मुझे पता नहीं था कि इफ़ आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू द रोल, और अगर मैं नहीं कर सकती हूँ तो वो कुकी का जो मेन प्रेमिस है वही फ्लैटन हो जाता है। एंड मुझे जस्टिफाई करना था क्योंकि बहुत सेंसिटिव और इमोशनल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ तो वो सारी कुकी को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, पर होपफुली अच्छा काम हुआ है। आई थिंक वो ऑडियंस बोलेगी अभी। पर वही इसलिए हम लुक टेस्ट हुआ विथ कुकी की कैरेक्टर के लिए, और कुछ एक महीने का आई थिंक वर्कशॉप भी हुआ। सो ऐसे ही मैंने प्रिपेयर किया है, बट वेरी ग्रेटफुल कि मुझे रोल ऐसे मिला। बट अभी देखते क्या होता है। अच्छा होगा जो होगा, बहुत बढ़िया होगा। आखिरी सवाल, फिर मैं भटक रहा हूँ लेकिन अब चूंकि राजेश सर हैं साथ में और उनसे यदि मैं नहीं पूछूंगा ये सवाल तो ऑडियंस मुझे कहेगी कि आपने ऐसा सवाल क्यों मिस कर दिया। मिर्ज़ापुर 3 5 जुलाई को आ रही है, तो क्या उसमें कुछ जो जितना बता सकें आप थोड़ा मोड़ा? देखो, कुछ भी बताने के लिए मैं वो क्या कहना, मुझे इसका अधिकार नहीं है। बट मिर्ज़ापुर 2 और मिर्ज़ापुर 1 वाला भौकाल होगा, स्वैग वही रहेगा। इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ। अच्छा, 5 जुलाई के बाद फिर फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे कि मतलब फ़ोन तो अभी आने के इंतज़ार में हर समय यही सवाल होता था। 5 जुलाई का जवाब दे दिया, तब कोई सवाल ही नहीं होने चाहिए। अब तो देखिए यार, नहीं बताना बेसिकली है कि सर बताना नहीं चाहते हैं बहुत कुछ। आप लोगों का ही वो स्पॉइल हो जाएगा सारा मज़ा, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ना तो मुझे अधिकार है, ये होने वाला है मिर्ज़ापुर। कुछ ऐसे ना। मिर्ज़ापुर 3 में इस बार आपको देखने को मिलेगा ये डाल देना। चलिए ठीक है, ये डाल लेंगे। मिर्ज़ापुर 3 में इस बार देखने को मिलेगा ... पर उससे पहले 29 जून को जाइए, 28 जून को जाइए, कुकी देखिए जाके। आपको सिनेमाघर में कुछ नया देखने को मिल रहा है, कुछ अलग तरह का, कुछ सेंसिटिव देखने मतलब थोड़ा सा दिमाग लेके जाना पड़ेगा। वैसी फिल्म नहीं है कि कहते हैं कि ये फिल्म देख लो और दिमाग घर छोड़ के जाओ। इसमें दिमाग लेके जाइए और अपनी संवेदनाएं भी लेके जाइए। कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ जो समाज में हो रहा है वो भी समझ में आएगा। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।